साधना अपनी बड़ी बहू मेघना को अपने कमरे में बुलाकर बोलती है। बहू, तू मुझे इस जन्म में तू दादी का सुख देगी या मैं ऐसे ही परलोक चली जाऊं? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे हाथ में थोड़ी है ये सब। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर आपको दादी बना देती, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की चल नहीं पाती जो हमारी चले। भगवान की मर्जी नहीं, ये तो मेरे ही फूटे कर्म है जो तू मेरी बहू बनकर इस घर में आई है। बहू, तुझे खुद को देखकर ही शर्म नहीं आती क्या? तू माँ नहीं बन पा रही है और फिर भी तू खुश है। माँ जी, अगर मैं अपना दर्द दिखा नहीं रही हूँ, उसे छुपा रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खुश हूँ। माँ जी, दुख सबको होता है, लेकिन दुख को बार बार जताने से बस बढ़ता ही है। हाँ हाँ, बच्चा तो हो नहीं रहा है तुझसे, तो ये सब बातें बोलकर ही खुद को तसल्ली दे रही है। चल मेरे लिए चाय बना कर ला, किसी काम की नहीं है तू। साधना अपनी बड़ी बहू को हर वक्त कोसती रहती। ऐसा कोई मौका वो नहीं छोड़ती जब वो अपनी बहू को नीचा दिखा सके। कुछ दिनों बाद साधना सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और वो साधना से कहती है। और साधना, क्या बात है, आजकल मोहल्ले में कम नजर आ रही है? क्या करूं मैं, बहू ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे दादी बनना था, लेकिन शादी को 5 साल हो गए और अब तक इसने वो खुशी मुझे दी नहीं है। अरे तो क्यों तू इस बांझ को अपने घर में रख रही है? तेरा बेटा अभी जवान है, अच्छा काम करता है, इसका तलाक करवा दे और फिर किसी अच्छी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दियो। नहीं विमला, दूसरी शादी भी तो नहीं करवा सकती ना मैं। क्यों भाई, दूसरी शादी क्यों नहीं करवा सकती तू? मैं लड़की देखती हूँ कोई। अरे नहीं, बात लड़की की नहीं है, बात यहाँ बहू की है। अरे वो इतने अमीर घर से है, मेघना के मायके वाले हर महीना काफी पैसे भेजते हैं। हमारे पास आज जो भी है ना, वो मेघना के घर वालों का ही दिया गया है। अरे रे, ये तो तेरे लिए बड़ी बड़ी मुश्किल हो गई है। कोई बात नहीं साधना, तू एक काम कर दे, अपने बेटे की ना सही लेकिन छोटे बेटे की शादी तो कर दे। मेरी नजर में एक लड़की है, गरीब घर से है लेकिन सुंदर भी बहुत है। अमीर घर की बहू को तो देख लिया तूने, अब एक गरीब घर की बहू को भी देख ले। सही कह रही है तू। मेरा बेटा रोहन आज घर पर आए, उससे शादी के बारे में बात करूंगी और जो कुछ भी होगा वो सब मैं तुझे जरूर बताऊंगी। फिर देखते हैं कि क्या करना है शादी। साधना अपने छोटे बेटे पर शादी का दबाव बनाती है, जिससे रोहन भी शादी के लिए मान जाता है। और कुछ ही दिनों बाद साधना अपने बेटे रोहन की शादी भावना नाम की लड़की से करवा देती है। भावना के आने के बाद भी मेघना सारा काम करती, घर में सबकी सेवा करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब भावना माँ बनने वाली थी। ये खुशखबरी सुनकर साधना बहुत खुश थी और वो भावना की नजर उतारती है। तू इस घर को चिराग देने जा रही है। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए, कोई बुरी बला तेरे आसपास भी न भटके। तेरा बच्चा खूब स्वस्थ और सुंदर पैदा हो। दादी बनने की आपकी खुशी तो अलग ही चमक रही है माँ जी, आपके चेहरे का नूर तो बहुत है। बहू, हर किसी को असल से ज्यादा सूत ही प्यारा होता है। मुझे भी ये सूत बहुत प्यारा है। मेरी बहुत इच्छा थी दादी बनने की, लेकिन ये मेघना तो मुझे दादी बनने का सुख दे ही नहीं पाई। माँ जी, तो क्या हुआ अगर दीदी नहीं दे पाई? दादी तो आप अभी भी बनने वाली हो ना। हाँ, तभी तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। अच्छा ये सब छोड़ मेघना, अब तुझे भावना का बहुत ख्याल रखना है। उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, ये ध्यान रखियो कि तू मेरी लाडली बहू को हर रोज दूध में केसर जरूर देगी। केसर से बच्चा गोरा पैदा होता है। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं भावना का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेघना ही अब साधना की जिम्मेदारी उठा रही थी। मेघना भी काफी खुश थी क्योंकि भावना का बच्चा होने के बाद वो उसे खिला पाएगी। कुछ दिनों बाद मेघना का झूठा भावना खाती है और साधना देख लेती है। ये क्या हो रहा है? भावना बहू को तो अपना झूठा क्यों खिला रही है? खुद तो माँ बन नहीं सकती और अपना झूठा खिलाकर इसके बच्चे को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं क्यों नुकसान पहुँचाना चाहूँगी? मैं तो खुश हूँ कि भावना माँ बनने वाली है। हमारे घर में अब जल्द ही बच्चा आएगा। मुझे तेरी काली करतूत अच्छे से पता है। ज्यादा चालाक मत बन। मन ही मन तू जल रही है ना मेरी बहू से कि वो आखिर माँ कैसे बन गई, और बस इसीलिए ही तू उसको नुकसान पहुँचाना चाहती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दीदी आखिर ऐसा करेंगी क्यों? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बहू, मुझे अच्छे से पता है कि इस मेघना के क्या इरादे हैं। तू अब मेरी छोटी बहू से दूर ही रह। साधना मेघना को बहुत खरी खोटी सुनाती है। ये सब भावना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
और अब जब तक भावना गर्भवती थी तब तक मेघना उसके पास नहीं जाती और ना ही अपने हाथ का बना हुआ खाना उसे देती। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं। भावना की डिलीवरी का समय भी आ जाता है। भावना एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। छोटी बहू के पहला बच्चा आने के बाद तो घर में खुशी ही खुशी आ गई थी। मेघना भावना की बेटी को बहुत प्यार करती, हमेशा उसे खिलाती रहती। एक दिन भावना नहाने जा रही होती है तो वो मेघना से कहती है, दीदी जरा आप इसे संभाल लोगी, बहुत रो रही है, मुझे नहाने जाना है। क्या हुआ, तुमने इसे दूध नहीं पिलाया क्या? भूखी होगी तभी रो रही है शायद। ये सब मुझे नहीं पता, आज माँ जी मुझे शॉपिंग पे लेकर जा रही हैं, तो मुझे तैयार होना है। मैं अभी इसे संभाल नहीं सकती, इसलिए तब तक आप इसे संभाल लो। ठीक है। मेघना ही भावना के बच्चों को संभाल रही थी और भावना अब अमीरी वाली जिंदगी जी रही थी। कुछ दिनों बाद अचानक से मेघना को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। मेघना को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए लेकर जाया जाता है और तब पता चलता है कि मेघना माँ बनने वाली है। हाय, मुझे नहीं पता था कि मेघना भी कभी माँ बन सकती है, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ही ली। अब तक मैं अपनी छोटी बहू की बेटी को संभाल रही थी, अब बड़ी बहू का भी बच्चा आएगा। दीदी आप अपने बच्चे को पाकर मेरी बेटी को मत खो देना, मेरी बेटी सबसे ज्यादा आपको प्यार करती है। ये तुम कैसी बात कर रही हो भावना? जब से तुम्हारी बेटी आई है, उसका जन्म हुआ है, तब से ही तो भगवान ने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा है। कहने को तो मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बात ये भी सच है कि माँ नहीं बन पा रही थी मैं, और यही मेरी सबसे बड़ी कमी थी। बहू, अब तू ऐसी अशुभ बातें मत कर। इतना शुभ दिन है, सब अच्छा हो रहा है। अब ऐसी बात करके खुद को दुखी मत कर, और बच्चे के लिए भी यही अच्छा है कि उसकी माँ बस खुशी रहे। बिल्कुल सही कहा माँ जी। अच्छा दीदी आप न जरा गुड़िया को संभाल लो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, मेरे पास कोई साड़ी नहीं है पहनने को। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँ। जिसको जो करना है वो कर सकता है। और बहू, तू मुझसे पैसे भी ले लियो, जो मन करे वो खरीद लियो। साधना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसकी बड़ी बहू का भी पहला बच्चा आने वाला था। लेकिन अभी मेघना हर वक्त भावना की बेटी को ही संभालती रहती। ऐसे ही एक दिन मेघना को चक्कर आ जाता है और उसके हाथ में भावना की बेटी भी थी। उसके हाथ से वो छूट जाती है। सब लोग मेघना को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। भावना की बेटी ठीक थी, लेकिन मेघना की हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर बताते हैं कि मेघना का अबॉर्शन हो गया है और पेट में ही उसका बच्चा खत्म हो गया है। ये बात साधना को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो भावना को लेकर मेघा के पास जाती है जहाँ मेघना लेटी थी। आज तेरी वजह से मेरी बड़ी बहू का पहला बच्चा गिर गया। तूने अपनी सारी जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहू को सौंप दी थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी भी। इसने तेरा कितना ध्यान रखा, ये नहीं सोचा तूने। माँ जी मुझे माफ कर दो, जिस हालात में मुझे दीदी का ख्याल रखना चाहिए था उस समय मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी आप अपनी खोप को खाली मत समझो, मेरी गुड़िया आपकी ही बेटी है। अब साधना को भी अपनी बड़ी बहू की कद्र होती है और भावना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। रजनी रात के 2 बजे रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसका पति अजय रसोई में पानी लेने के लिए आता है और उसे खाना बनाते हुए देखकर बोलता है, रजनी तुम्हारी दिमागी हालत खराब है क्या? अगर है तो बता दो मुझे, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अभी हमारी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। आप रात के 2 बजे क्या बकवास कर रहे हैं? आप इतनी रात को रसोई में क्या कर रहे हैं? यही बात तो मुझे तुमसे कहनी थी, इसलिए मैं तुम्हें पागल कह रहा था। तुम रात में ठीक से खाना क्यों नहीं खाती हो, जो आधी रात को भूख लग गई? मुझे भूख नहीं लगी, बल्कि मेरा ऑनलाइन ऑर्डर आया था तो मटर पनीर की सब्जी और रोटी, तो वही बनाकर मुझे डिलीवरी करनी थी और डिलीवरी बॉय आता ही होगा। तुम क्या ये ऑनलाइन के चक्कर में पड़ी रहती हो? कुछ नहीं होने वाला इससे। बिना बात के तुम ना मेहनत कर रही हो। देखिए कभी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, बाकी देना ना देना सब भगवान के हाथ में है। फल की चिंता करके क्या हम काम नहीं करेंगे? वैसे भी जो फल की चिंता करता है ना उसका काम कभी जिंदगी में पूरा नहीं होता। यार इससे बिना बात के तुम्हारी नींद खराब होती है और कुछ नहीं होता इससे। अरे ये ऑनलाइन काम करना छोड़ दो, अपने घर पे ध्यान दो। देखिए आपको जो कहना है कहिए, लेकिन मुझे ऑनलाइन काम करने से मत रोकिए। ठीक है भाई, करो जो करना है तुमको वो करो। मुझे पानी दे दो, मैं चला सोने। जी ठीक है मैं देती हूँ। रजनी अजय को बोतल में पानी दे देती है और वो पानी लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी थोड़ी सी आंख लगती है, तभी रजनी उसके पास आकर बैठ जाती है तो वो डर जाता है। कौन है मेरे बगल में? कौन है? अरे आपकी वाइफ हूँ और कौन होगा? एक लड़की से ज्यादा डरते हो आप, सो जाओ। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो रसोई में थी ना?
तो फिर यहाँ कैसे आ गई? बन गया तुम्हारा खाना? सब्जी बन गई, रोटी बनाने जा रही थी तो देखा कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो फिर मैंने सब्जी उठाकर फ्रिज में रख दी और कमरे में आ गई। देखो रजनी, मैं तुम्हें ना प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। या तो अपनी ये रसोई बंद करो या मेरे कमरे को छोड़ दो। तुम्हारे कारण परेशान हो चुका हूँ मैं, चैन से सो तक नहीं पाता। ऑफिस जाने के बाद वो बॉस जीने नहीं देता और घर पे तुम। तो फिर आप भी सुन लीजिए, मैं कमरा छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी ऑनलाइन रसोई नहीं। एक तो वैसे ही कस्टमर ने दिमाग खराब कर दिया है, मेरी नींद खराब हो गई है और आप यहाँ आके बकबक कर रहे हो। अजय और रजनी की बहस की आवाज सुनकर उसकी सास ममता वहां आ जाती है और दरवाजे का गेट बजाने लगती है। बहू, अजय बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? कोई बात है क्या? लो, हमारी आवाज के कारण ना माँ भी उठ के आ गई। अब उनको जवाब तुम दोगी, मैं नहीं दूंगा कि हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं। अजय इतना कहकर उठकर जाता है और दरवाजा खोलता है। तभी ममता अंदर आकर बोलती है, क्या हुआ? तुम दोनों को क्यों लड़ रहे थे? माँ जी लड़ नहीं रहे थे, वो मैं अपने ऑनलाइन रसोई का ऑर्डर पूरा करने के लिए गई थी। जब उसे करके कमरे में आई तो अजय जी की नींद खराब हो गई, तो उसी बात पे चिल्लाने लगे। बहू, पूरा दिन मेरा बेटा ऑफिस में काम करता है, अब तू रात में भी उसे सोने नहीं देगी तो वो गुस्सा ही करेगा ना। माँ जी, मैं तो ये सब आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ ताकि हमारे घर के हालातों में सुधार हो सके। बहू, हमें तेरे पैसे नहीं चाहिए, उससे हमारा कुछ नहीं होता, इसलिए तू अपनी ये ऑनलाइन रसोई दिन में चलाया कर, रात में नहीं। रात में मेरे बेटे को आराम करने दिया कर। जी माँ जी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद ममता वहाँ से चली जाती है और अजय और रजनी भी सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी रजनी की ऑनलाइन रसोई इतनी अच्छी नहीं चलती है जितनी वो मेहनत करती है। ऐसे ही एक रोज वो अपने परिवार वालों के साथ तैयार होकर कहीं पार्टी में जा रही होती है। तभी उसके पास एक बड़ा सा ऑर्डर आता है, जिसे देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है। तभी अजय कमरे में आता है और बोलता है, रजनी जल्दी करो यार, बहुत देर हो चुकी है, सब पार्टी में पहुंच चुके हैं हमें छोड़कर। मैं वो, अगर मैंने इन्हें बोल दिया ना कि मुझे अपनी ऑनलाइन रसोई के लिए ऑर्डर पूरा करना है तो ये फिर से गुस्सा हो जाएंगे। अरे अब बोलो भी, ये वो मैं क्या बोल के चुप हो गई? जल्दी बोलो, पनवेल निकलना है। वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अचानक से। ऐसा क्या हो गया तुम्हें? तुम तो अभी ठीक थी, फिर अचानक से क्या हो गया? चलो ना यार, मजाक मत करो। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, वो गर्ल्स वाली प्रॉब्लम हो गई है। आप तो जानते हैं ना कि मेरे पेट और कमर में कितना दर्द होता है, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा और बिना बात के आपकी पार्टी भी खराब हो जाएगी। यार इसको भी अभी आना था, अब मैं अकेले बोर हो जाऊंगा पार्टी में। सॉरी, बट ये बताकर तो नहीं आता ना जो मुझे पहले से ही पता होगा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, अब मैं चलता हूँ। माँ तो पड़ोस वाली आंटी के साथ जा चुकी है। जी ठीक है, जाइए, पर आराम से जाइएगा। कुछ देर बाद अजय वहाँ से चला जाता है। जैसे ही अजय घर से बाहर जाता है तभी रजनी जल्दी से रसोई में जाती है और अपना खाना बनाने लगती है। तभी अजय वापस आ जाता है और रजनी को रसोई में खड़ा देखकर वह समझ जाता है और बोलता है, अच्छा तो ये है तुम्हारे पेट दर्द का सच। तुम्हारे पेट में दर्द नहीं था, तुम्हें ऑर्डर पूरा करना था। यार तुम अब इसके लिए झूठ बोलने लग गई। देखिए मेरी बात तो सुनिए। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, तुम्हारे लिए ऑनलाइन रसोई के सिवा कुछ और जरूरी नहीं है ना, तो मैं भी देखता हूँ तुम अपने ऑनलाइन के काम से कौन सा तीर मारती हो। अजय वहाँ से गुस्से में चला जाता है, लेकिन रजनी भी अपने पति के गुस्से को अनदेखा करके अपना ऑर्डर पूरा करने में लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो अपना सारा ऑर्डर पूरा करके डिलीवरी बॉय को दे देती है, जिसके बाद वो अकेले अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। काफी देर तक उसको नींद नहीं आती। तभी वो अपनी दोस्त गीता को फोन करती है। मैंने तुझे फोन करके परेशान तो नहीं किया ना? तू ये कैसी बात कर रही है यार, तू मेरी दोस्त है, तू कभी भी कॉल कर सकती है और इसमें परेशानी वाली क्या बात है? और आज तूने कॉल वैसे कैसे किया? कुछ नहीं, बस तुझसे मिलने का मन कर रहा था, तो वही सोच रही थी कि तू अगर ऑफिस से निकली हो तो मुझे फोन कर लियो ताकि मैं तुझसे मिल लूं। अच्छा हुआ यार तूने कॉल कर लिया, मैं तो बस अभी घर से बाहर ही जाने वाली थी। तो फिर तू आ रही है या नहीं मुझसे मिलने? हाँ यार, मैं तुझसे मिलने आ ही रही हूँ, और ऐसा हो सकता है तू बुलाए और मैं ना आऊँ। गीता इतना कहकर फोन रख देती है और रजनी के घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद गीता रजनी के घर पहुंचती है और चाय नाश्ता करके रजनी से बोलती है, बता क्या हुआ, तू कुछ परेशान सी लगी है यार। यार मैं थोड़ी अपनी ऑनलाइन रसोई से परेशान हूँ, मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बता ना मैं क्या करूँ। तू एक काम कर यार,
ऑनलाइन खाना डिलीवर करने के साथ ना तू अपना ना खुद का ना ऑनलाइन फूड का चैनल शुरू कर ले, जिससे खाना भी बनाती रहेगी और दिखाती भी रहेगी लोगों को। और एक काम करना, इंस्टाग्राम भी चालू कर ले, तेरा ऑनलाइन काम भी ना अच्छा चल जाएगा और टाइम ना उतना ही लगेगा यार। वो कैसे करेंगे, मुझे अच्छे से समझा, क्योंकि मेरे घर वालों को लगता है कि मेरे अंदर कोई हुनर ही नहीं है। वो मेरी ऑनलाइन रसोई के काम की वैल्यू नहीं करते। सबकी ना अपनी सोच होती है और इस सोच को ना सिर्फ तू पैसे से बदल सकती है, जिससे तू जब लाखों रुपए कमाएगी ना ऑनलाइन से, तब ना सब तेरी खुद तारीफ करने लग जाएंगे। तू सच बोल रही है ना? अब तूने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूंगी, और कोई चाहे कुछ भी बोले मैं पीछे नहीं हटूंगी। रजनी को गीता की बातों से एक हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी ऑनलाइन रसोई को आगे बढ़ा लेती है। देखते देखते इस बात को सालों गुजर जाते हैं और सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन रजनी के अकाउंट में 2 लाख रुपए आते हैं, जिसे देखकर उसका पति हैरान रह जाता है और बोलता है, तुम्हारे अकाउंट में इतने सारे पैसे, ये कहाँ से आए? मैंने ये सारे पैसे ऑनलाइन रसोई से कमाए हैं, और ये पैसे तो सिर्फ 2 महीने की कमाई है। रोज की कमाई बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। अब तो आप मेरे ऑनलाइन काम से गुस्सा नहीं होंगे ना? नहीं, कभी नहीं। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हारा साथ दूंगा। रजनी के ऑनलाइन काम को समझने और उसकी तरक्की को देखने के बाद उसका पति और उसकी सास दोनों उसका साथ देने लगते हैं और समय के साथ रजनी अपनी ऑनलाइन रसोई के जरिए बहुत अमीर बन जाती है और अपने घर की सारी परेशानियों को दूर कर देती है। रमा घर में बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन अनीता आती है और रमा से कहती है, अरे रमा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ तो कर रमा। क्या हो गया तुझे? तू किस बात को लेकर इतना परेशान हो रही है? अब क्या बताऊँ रमा, मेरे बाल तो इतने झड़ रहे हैं, सच में बहुत टेंशन होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों बाद तो मैं गंजी ही हो जाऊंगी। तो इसमें मैं तेरी मदद क्या कर सकती हूँ? तो अपने बालों का दुखड़ा लेकर मेरे पास क्यों आई है? तू कुछ बता ना रमा, मैं क्या करूँ अपने बालों का? ये तो झड़ना बंद ही नहीं हो रहे हैं। कुछ तो उपाय बता, कोई तेल, जड़ी बूटी, दवाई, कुछ तो बता। मैं सच में परेशान हो गई हूँ। अब तो टेंशन के मारे मेरे और बाल टूटने लगे हैं। तुझे नहीं लगता है कि तू बालों की परेशानी के लिए गलत पते पे आई है? तेरे तो इतने लंबे घने बाल हैं और मेरे तो देख, सर में बाल ही नहीं है। बाल हो सर में तो टूटे अच्छा भी लगे, लेकिन यहाँ तो सफा चट है। अरे हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। वैसे तो शुरू से ही ऐसी थी, मेरा मतलब है शुरू से ही ऐसी गंजी थी, कम बालों वाली। तू मेरा यहाँ मजाक बना रही है? अरे मैंने कब कहा कि मैं तेरा मजाक बना रही हूँ? अरे सच कहूँ तो मुझे सच में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। जब इतने ज्यादा मेरे बाल टूट रहे थे, तभी तो मैं तुरंत तेरे घर आई तुझसे मिलने। मुझे तो तेरी बात ही समझ नहीं आ रही। तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोलना। बाल टूट रहे हैं तो मेरे घर आने का क्या मतलब है? मेरे घर आकर क्या कोई जादू हो जाएगा जो तेरे बाल ठीक हो जाएंगे? मैंने कब कहा कि यहाँ आकर कोई जादू हो जाएगा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तेरे सर पे तो बाल है नहीं, तो जब मेरे बाल टूटने लगते हैं ज्यादा तो मैं तुझे देख लेती हूँ, और फिर क्या, मुझे तसल्ली हो जाती है, क्योंकि तेरा गंजापन मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि देता है, वरना मैं तो टेंशन के मारे मर ही जाऊँ। तुझे शर्म नहीं आती है मेरा मजाक बनाते हुए? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुझे इतने अच्छे बाल दिए हैं, तेरी बहू बेटी को इतने अच्छे बाल मिले हैं, लेकिन तू है कि दूसरों का मजाक बना रही है। मैं मजाक कहाँ बना रही हूँ, मैं तो बस अपनी टेंशन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। रहने दे, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि जो तू कुछ भी बोले और वह मैं आंख बंद करके मान लूंगी। मुझे साफ दिख रहा है कि तू यहाँ मेरा मजाक बनाने आई है। तुझे बहुत मजा आता है मेरे बाल गिरते हुए देखकर। नहीं रमा, तू मेरी बातों का बुरा मत मानियो। अरे मैं क्यों भला तेरा मजाक बनाऊंगी? तू भी न रमा, मैं तो बस तुझसे यहाँ मिलने आई थी। तू तो पता नहीं किसका गुस्सा निकाल रही है मुझ पर। जब मेरी बहुएं पूरे मोहल्ले में सबकी बहू से तेज होगी और बाल तो ऐसे होंगे जैसे भगवान ने खुद सोचा कि इसके बाल ऐसे ही होने चाहिए, तब मैं भी तुझे अच्छे से बताऊंगी तूने मजाक कैसे बनाया। अच्छा चल ठीक है, मान लिया मेरी गलती है, लेकिन तू तो अब गुस्सा मत हो।
अपना गुस्सा थूक दे। तू मुंह सुजाकर अच्छी नहीं लगती है। अनीता रमा का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह रमा का मोहल्ले में हर कोई बालों को लेकर मजाक तो बनाता ही रहता था। रमा को नहीं पता था कि उसके बच्चों ने अपने लिए अपनी पत्नी देख रखी है। रमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। कुछ दिनों बाद रमा के 5 बच्चे आपस में बात करते हैं और अपनी पत्नियों को रमा से मिलवाने के बारे में सोच लेते हैं और फिर सब रमा के पास अपने घर अपनी पत्नियों को लेकर आते हैं। अपने घर में 5-5 लड़कियों को देखकर रमा हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे तुम पांचों अचानक से यहाँ कैसे आ गए और तुम्हारे साथ ये लड़कियाँ कौन हैं? रमा की बात सुनकर रमा का बड़ा बेटा मोहित बोलता है, माँ, ये आपकी बहुएं हैं। ये है जूही, ये है सोनिया, ये है अंजू, ये है महक और ये है पूनम। हमें पता है आप हम सबको एक साथ देखकर आपको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन माँ ये सच है, हम 5 भाइयों ने शादी कर ली। जब तुम पांचों ने शादी कर ली है, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है, तो यहाँ क्यों आए हो? अब तक जहाँ रह रहे थे वहीं रहते ना, यहाँ आकर मेरा खून क्यों जला रहे हो? माँ, हमें अच्छा लग नहीं रहा था कि हमने आपसे झूठ कहा, इसलिए हम भाइयों ने सोचा क्यों ना आप तो अकेले रहती हो तो हम अपनी बीवियों को आपके पास छोड़ दे, ताकि वो भी अकेले ना रहे और आप भी अकेले ना रहो, और हम तो वैसे ही बाहर रहते हैं। सर पर इतना बड़ा धमाका कर दिया है और बोल रहे हो ये साथ ही रहेंगी? रमा को बहुत गुस्सा आता है अपने बेटों पर, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसके बेटों ने जो भी किया था उसे ये थोड़ी बदल जाता कि वो सब रमा के बेटे नहीं थे या वो सब रमा की बहुएं नहीं थी। मन मारकर ही सही, लेकिन रमा अपनी बहुओं को अपना लेती है। रमा की 5 बहुएं एक साथ कमरे में बैठी होती हैं। तभी रमा भी कमरे में जाती है और अपनी बहुओं से कहती है, ये कौन सा स्टाइल है तुम सबके बालों का? किसी के लाल बाल, किसी के छोटे तो किसी के इतने लंबे। तुम 5 बहुओं के अनोखे बाल कैसे हैं? माँ जी, हम भी एक दूसरे से पहली बार ही मिले थे। मुझे तो लाल रंग पसंद है अपने बालों में, तभी तो मैंने अपने बालों में ये कलर करवाया। अच्छा लग रहा है ना माँ जी? मुझे भी छोटे बाल पसंद है, बड़े बाल मुझे बहुत तंग करते हैं। कभी भी मैंने बड़े बाल तो रखे ही नहीं, इसीलिए मैं हमेशा बाल छोटे ही करवाती हूँ और मुझ पर यही सूट करता है। मेरे तो सबसे अलग बाल है, मुझे अपने बाल ऐसे ही पसंद है। आपको शायद नहीं पता हो माँ जी, लेकिन मैं ट्रेंड को बहुत फॉलो करती हूँ और ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरे बाल बेस्ट हैं। तुम लोगों के बाल देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि भगवान ने सबसे अच्छे बाल मुझे ही दिए हैं। अच्छा हुआ मेरे बाल तुम 5 की तरह नहीं है। रमा अपनी बहुओं के आंखों बाल देखकर चौंक जाती है, लेकिन जब जिसका रहन सहन शुरू होता ही ऐसा है, उसे रमा भी बदल तो सकती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रमा की बहू महक अपने लंबे लंबे बालों को छत पर धो रही थी। रमा की बहू के लंबे बाल देखकर अपने छत पर खड़ी अनीता हैरान हो जाती है और तुरंत वो अपने घर से भागकर रमा के पास आती है और हाँफते हुए बोलती है, रमा, तेरी बहू के इतने लंबे बाल, ऐसा लग रहा है जैसे नकली बाल लगाए हैं उसने। अनीता की ये बात महक सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ आंटी जी, क्या कुछ भी बकवास करे जा रही हो आप? मेरे ये इतने अच्छे बाल आपको नकली कहाँ से लग रहे हैं? आंखें ठीक हैं या नहीं? अगर आंखें खराब है तो चश्मा पहन लो। कुछ भी बोल रही हो आप। इतने लंबे और मोटे बाल आजकल देखने को ही नहीं मिलते हैं, तो मुझे लगा कि तेरे बाल नकली हैं। तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, खुद के बाल तो झाड़ू जैसे हैं और चली है दूसरों के बालों में कमी निकालने। आज के बाद मेरे बालों को कुछ बोल मत देना आप। तू छोटी है और रमा की बहू है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना सच तो मुझे पता है, तभी तो तुझे इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई। अरे इतने लंबे मोटे सिल्की बाल कहीं किसी के हो सकते हैं क्या? मैं तो मान ही नहीं सकती। अनीता रमा की 5 बहुओं के बारे में बुरा भला बोले जा रही होती है। तभी वहाँ रमा की बाकी 4 बहुएं भी आ जाती हैं और अनीता की बात सुनकर सबको गुस्सा आता है। आंटी जी, आप हमारे बालों को नकली बोल रही हो। आपने अपने बाल देखे हैं? घोड़े की पूंछ लगते हैं। अरे घोड़े की पूंछ ही सही, लेकिन असली तो है ना। तुम 5 की तरह नकली तो नहीं है ना, कि नकली बाल तो कोई भी देखकर बता सकता है।
अरे आंटी जी, ये क्या? ये तो सच में हमारे हाथों में आपकी सच्चाई आ गई। आपने सच ही कहा था, नकली बाल तो है लेकिन आपके। अनीता, तू बालों में विग लगाती है। अब तक तो तू मेरा मजाक बनाती आई है कि मेरे बाल कैसे हैं। अरे आज तेरा खुद मजाक बन गया। मेरी बहू के अनोखे बाल देखकर तुझे जलन हो रही थी ना, और तभी तू यहाँ आई कमी निकालने, लेकिन यहाँ तो तेरे बाल ही निकल गए। अनीता का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद भी अपनी 5 बहुओं के अनोखे बालों से खुश हो जाती है। शांति का घर कई सालों से पुराना था। जगह जगह से घर टूटा फूटा था और जगह जगह छत पर पानी भी भरा हुआ था। लेकिन शांति अपने घर को ठीक नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि शांति का बेटा राम नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था और उसका पति जो भी कमा कर लाता, उसे बड़ी मुश्किल से ही उसका घर चल पाता था। बहुत जल्दी बाहर देख कर आ, किसने ये कूड़े की पन्नी अपने घर में फेंकी है। मैं अभी ही बाहर से आई हूँ और देख, मेरे आते ही कोई कूड़ा फेंक गया। माँ जी, बाहर तो कोई भी नहीं है, लगता है कूड़ा डालकर भाग गया है कोई। अरे बहू, क्या हुआ? फिर से कोई कूड़ा डालकर चला गया क्या? अरे रे रे, शांति की अशांति तो पूरे मोहल्ले वालों ने छीन रखी है। मैं भी शांति से कहती हूँ कि अपने इस धंसते हुए घर को बनवा ले, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। काकी, आप तो जानती है ना कि इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है, और अभी तो घर में कितनी तंगी चल रही है। हाँ, ये तो है। वैसे इस मोहल्ले में सबके घर बन चुके हैं और मेरे घर का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा है ही इतना काबिल कि उसने अकेले ही 3 मंजिल का घर बनवाया है। विमला, यहाँ मुद्दा ये चल रहा है कि मेरे घर में किसी ने कूड़ा डाल दिया है, और जो कोई ये कर रहा है सबको जवाब मिलेगा। अभी तो मेरा बस वक्त ही खराब है। अरे शांति, कोई डाल गया होगा कूड़ा। मैं भी बहू की आवाज सुनकर ही घर से निकली थी। वैसे भी तेरा घर भी कूड़ेदान से कम नहीं लगता। कड़वा है लेकिन सच है, और सच को कोई नहीं झुटला सकता। हाँ ठीक है, मेरा घर कूड़ादान ही सही, तो अपने ताजमहल में खुश रह। चल बहू, तू जाकर नहा ले, मैं तब तक बाहर बैठती हूँ और देखती हूँ कौन है जो घर में कूड़ा डाले जा रहा है। देख शांति, तेरा कोई फायदा नहीं है यहाँ पूरे दिन बैठे रहने का। जो कोई ये सब कर रहा है उसे ये तो पता ही है कि तू कब घर में होती है और कब घर से बाहर जाती है। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि आखिर कौन है वो जो मेरे घर पर कूड़ा डाल रहा है, उसे तो मैं निचोड़ कर सूखने डाल दूंगी। अरे शांति, तू तो बहुत गुस्से में लग रही है। अच्छा चल ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, शाम को बाजार चलना है, याद है ना? विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन शांति काफी समय तक अपने घर के बाहर बैठी रहती है ताकि उसके घर में कोई कूड़ा ना डाल जाए। अब कुछ समय बाद शांति घर में जाती है, वैसे ही उसके खिड़की से कोई कूड़े की पन्नी डाल जाता है। बहू, लगता है अब हमें यहाँ से दूसरी जगह किराए पर घर लेकर रहना चाहिए। मैं जैसे ही घर से आती हूँ कोई न कोई कूड़ा डाल जाता है। कितनी भी गाली दे दो, कितना भी कुछ कह लो, लेकिन ये जो कोई भी है, बस एक बार पता चल जाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, हमें इससे तब तक तो समझौता करना ही होगा जब तक कि उनकी कोई अच्छी सी नौकरी नहीं लग जाती, और हम इस लायक भी तो नहीं है जो इस टूटे घर को बनवा ले। बहू तू सही कह रही है, हम किराए पर भी अगर रहने जाते हैं तो उसमें भी हमें कोई ना कोई दिक्कत तो होगी ही। पैसे की तंगी तो वैसे भी है। शांति चमेली अब घर के बाहर भी बैठना बंद कर देती हैं, क्योंकि वो जैसे ही घर में आते, या तो बाहर से आंगन में उड़ता हुआ कूड़े की पन्नी आती, या फिर घर की खिड़की से कोई भी कूड़ा डाल जाता था, जिससे चमेली पूरे दिन साफ करती रहती। एक रोज चमेली जैसे ही दरवाजा खोलती है, वैसे ही उसके घर में एक कूड़े की पन्नी आती है जो खिड़की से फेंकी गई थी, और खिड़की के पास चमेली को उसकी पड़ोसन विमला दिखती है। अभी मेरे घर में कूड़े की पन्नी किसी ने फेंकी है, बस अभी अभी। तो विमला काकी, आपने ये क्यों किया? बहू, किसने फेंका तेरे घर में कूड़ा? मैं भी खिड़की से वही देख रही थी कि किसी ने तेरे घर में कूड़े की पन्नी फेंकी है। अरे बेशर्मो, थोड़ी शर्म बची है कि नहीं? ये मोहल्ले वाले सुधरने वाले हैं या नहीं? सच कह रही हो ना काकी आप? कूड़ा आपने नहीं डाला है ना? अरे तो अगर मैं होती तो क्या मैं खुद को गाली दे रही होती?
मैंने भी अगर तेरे घर में मोहल्ले के किसी भी इंसान को कूड़ा डालते देख लिया, अरे तू भी मेरी बहू बेटी जैसी है और मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितना बुरा लगता होगा। बहू छोड़, जिसे कूड़ा फेंकना है फेंकने दे। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली, मैं तो बस भगवान से ही कहूँगी अब जो कहना है। कल को जब उसके साथ ऐसा होगा तो उसे कैसा लगेगा। इतना बोलकर शांति अपनी बहू को लेकर घर के अंदर चली जाती है। इधर विमला भी अपने घर को चली जाती है। अच्छा हुआ कि मैं पकड़ी नहीं गई, वैसे मुझे भी किसी नाटक या मूवी में काम करना चाहिए। क्या एक्टिंग की मैंने। वैसे बहू को पता नहीं चला कि उसके घर में कूड़ा डालने मैं ही आई थी। शांति अपनी बदकिस्मती को दोष देते हुए ये मान चुकी थी कि जब तक उसका घर नहीं बन जाता वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक रोज विमला के साथ शांति बाजार जाती है। माँ जी, घर में तो पैर रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ बस कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। अरे बहू, ये सब किसने किया? ये तो बहुत गलत किया जिसने भी किया। देख तो, अंडे के छिलके, केले के छिलके, बासी सब्जी, छी छी कितनी बदबू आ रही है। बहू अब मैं क्या करूँ, हम कहाँ जाए? शांति तू ये घर छोड़ दे, कैसे इतनी बदबू में रह सकती है तू? देख तो घर, लेकिन घर की दीवार का क्या हाल कर रखा है। विमला काकी, वो सब तो मैं साफ कर लूंगी, लेकिन दुख तो इस बात का है कि आप लोगों को पता है कि हमारा घर ऐसा टूटा फूटा हुआ है, फिर भी वो हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हे प्रभु, अब तो आप ही इंसाफ करो। मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी का लोग इस तरह फायदा उठा रहे हैं। शांति सब ठीक होगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। माँ जी रोइए मत, मैं ये सब साफ कर देती हूँ, तब तक आप बाहर जाकर बैठिए। शांति को बहुत दुख होता है कि उसके ना रहने पर उसके आस पड़ोस के लोग उसके घर को कूड़े से भर देते हैं। अब देर रात तक चमेली अपने घर को अच्छे से साफ करती है और उसके बाद खाना बनाती है। अब अगली सुबह शांति घर के बाहर ही बैठी होती है। तभी शांति अपने बेटे को आता देखती है। राम, तूने बताया नहीं, तू आज आ रहा है। मेरा लाल तू ठीक तो है ना? माँ, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चलो अंदर चलो, घर में जाके ना मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। क्या? तू बाप बनने वाला है? लेकिन ये बात तो बहू भी मुझसे कह सकती थी। तू बस ये बताने इतनी दूर से आया है। अरे नहीं माँ, ये बात नहीं है, बल्कि आपके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। मेरी दिन रात की मेहनत सफल हो गई है। मैंने एग्जाम पास किया है माँ। तू सच कह रहे? हे प्रभु, आपने आज मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। अरे राम बेटा, कब आया? शांति, तूने बताया नहीं कि राम आया हुआ है। सत्यानाश! विमला, तेरा तो यहाँ आना ही बेकार हुआ। चल कोई बात नहीं, जाकर नहा लियो। कोई बात नहीं माँ, अब ये सब तो होता रहता है। अब ये सब ना आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा माँ। अभी कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिन बर्दाश्त करके रहो। उसके बाद मैं आपके लिए एक बड़ा सा सुंदर सा घर बनवाऊंगा, जैसा इस मोहल्ले में किसी का ना हो। किसी ने सही ही कहा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हाँ माँ, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमारा समय खराब था, इसलिए लोग हमारे घर में कचरा फेंकते थे। और हाँ माँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कचरा कोई और नहीं, ये आपकी जो बिमला है ना, ये फेंकती थी। बिमला आंटी, आपने अच्छा नहीं किया, हमारे घर को आपने कचरा खाना बना रखा है। और बिमला काकी, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम लोग आपको माफ कर देंगे, लेकिन भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब जा सकती हैं बिमला काकी आप। और हाँ, आज के बाद दोबारा हमारे घर के अंदर आ मत जाइएगा आप, क्योंकि आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। और हाँ, जाते जाते एक बात ध्यान से सुन लीजिए बिमला काकी, कि अगर हमारे घर में दोबारा आपने कचरा फेंका तो एमसीडी वालों को कह के ना मैं आपको फेंकवा दूंगा, क्योंकि एमसीडी में नौकरी लगी है मेरी। देर से ही सही, लेकिन शांति के बेटे की नौकरी लगने के बाद वो सबसे पहले अपना टूटा घर ठीक करवाता है, जिसमें सब कूड़ेदान समझकर कूड़ा फेंका करते थे। जहाँ एक वक्त पर शांति का दिन खराब जरूर था, लेकिन उसी खराब दिन ने शांति के आज को बनाया था। पूनम सुबह देर तक अपने कमरे में सो रही थी। तभी वहाँ पूनम की माँ सुजाता आती है और पूनम को उठाने लगती है। अरे ओ महारानी, क्या हो गया? नींद पूरी नहीं हुई अब तक, या फिर आज उठने का मन ही नहीं है? क्या माँ, कल रात को मैं देर से सोई थी, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। अच्छा, और देर रात में क्यों सोई थी? ये भी तो बताना कि फोन चला रही थी। हाँ, वो मैं रील्स देखने लग गई थी, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया।
और जब टाइम पर नजर गई तो मैं फोन रखकर तुरंत सो गई। ऐसी बात नहीं है कि मैं सोती ही रह गई। पूनम तू सुधर जा, बहुत हो गया तेरा। अरे अब तू बड़ी हो गई है, कुछ तो समझदार बन। माँ मैं बहुत समझदार हूँ। मेरे दोस्तों में कभी भी किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं, और आप बोल रही हैं कि मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी समझदार है। अब ज्यादा दिमाग मत खा और जल्दी से उठ। मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, आजा खा ले। ठीक है माँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ब्रश कर लूँ पहले। पूनम अपनी माँ की एक लौती बेटी थी, इसीलिए पूनम बहुत ज्यादा लाडली थी। ऐसे ही एक दिन पूनम और सुजाता दोनों तैयार हो रहे होते हैं। तभी सुजाता पूनम से कहती है, तुझे सब कुछ अचानक से ही बोलना होता है क्या? अरे तुझे पहले नहीं बताया गया कि आज तेरी दोस्त की शादी है? बताया होता तो कम से कम उसे देने के लिए कुछ अच्छा ही ले लेते हम। माँ मैंने शादी का कार्ड देखा ही नहीं था, मुझे लगा कि अभी शादी में टाइम है, तभी तो मैं अभी आराम से बैठी थी ना। अब मुझे क्या पता था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। तभी कहती हूँ बेटा कि कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में नहीं किया करते। देख तेरी वजह से अब मुझे भी कितनी जल्दी तैयार होना पड़ रहा है। कभी तो अपनी माँ की भी सुन लिया कर। माँ अब मेरी क्या गलती है इसमें, और मैंने क्या जल्दबाजी कर दी? आप तो कुछ भी बोल रही हो। अभी आधे घंटे पहले ही तो मुझे पता चला कि मेरी सहेली की आज ही शादी है, तो जब पता ही आधे घंटे पहले लगा है तो अब जल्दी तैयार नहीं होंगी तो क्या करेंगे हम? जल्दी यही है कि तू अगर पहले ही शादी का कार्ड देख लेती तो क्या बिगड़ जाता। खैर छोड़, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलते हैं हम दोनों। सुजाता और पूनम दोनों तैयार होकर जल्दी से शादी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पूनम की सहेली रिया के घर पहुंचते हैं, जहां शादी जैसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर सुजाता पूनम दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी पूनम की सहेली भी वहां आती है और दोनों को इतना तैयार देखकर कहती है, अरे पूनम आंटी जी, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे? और आप दोनों इतना तैयार क्यों हुए हो? कहीं बाहर शादी में जा रहे हो क्या आप दोनों? बेटा हम तो यहाँ तेरी ही शादी के लिए आए थे। पूनम ने कहा था मुझसे कि तेरी शादी हो रही है। उसने शादी का कार्ड देखा नहीं ना, तो अभी पता चला कि शादी आ जाए, इसलिए हम जल्दी में आ गए। क्या मेरी शादी में? क्या हुआ? तू इतना जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमें बता तो सही, यहाँ कोई फंक्शन क्यों नहीं हो रहा? आज ही है ना तेरी शादी? अभी तूने मुझे फोन पर बताया था ना। नहीं यार, मेरी यार शादी नहीं है, और मैंने तुझे फोन पर याद दिलाने के लिए बोला था। 1 महीने बाद आज के दिन ही मेरी शादी है। यार तू भी ना पूरी बात तो सुनती ही नहीं है। पूनम तू सुधर जा, हमेशा ही काम बिगाड़ती है। चल अब घर यहाँ से। यहाँ आकर हमारी बेइज्जती तो करवा ही दी है। एक तो इतनी जल्दी में हमें यहाँ आना पड़ा। पूनम अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे काम बिगाड़ देती थी और फिर बाद में ऐसे ही उसे डांट खानी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी सुधरती नहीं है। पूनम अब जल्दबाजी करती और काम बिगाड़ती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुजाता पूनम को कुछ पैसे देती है और बोलती है, पूनम ये ले पैसे, और पड़ोस वाली रमा आंटी को दिया। मैंने उनसे लिए थे ना पैसे। आपने उनसे क्यों पैसे लिए? वो तो खुद ही आपसे पैसे मांगती रहती है। अब क्या इतनी अमीर हो गई है कि उन्होंने आपको पैसे दिए? तू दिमाग मत चला, वो तेरे पास है नहीं, क्योंकि तू बस जो मैंने कहा है ना वो कर। ठीक है माँ, मैं दे आऊंगी पैसे। अच्छा थोड़ी देर में जाऊंगी मैं। नहीं अभी जा, वरना थोड़ी देर में तू भूल जाएगी ना कि मैंने कोई काम भी दिया था तुझे। अपनी माँ की बात सुनकर पूनम तुरंत पड़ोसन रमा के घर जाती है, जहाँ रमा की बेटी सोम्या होती है। पूनम सोम्या से कहती है, रमा आंटी कहाँ है? माँ तो बाहर गई हैं, कुछ सामान लेने। क्या हुआ, माँ से कोई काम था क्या तुम्हें? हाँ वो माँ ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि रमा आंटी को दे देना। मैं बस इसलिए आई थी। अच्छा तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी माँ को जब माँ आएंगी। ठीक है, लेकिन ये आपसे दे देना। और हाँ, ये भी बोलना कि पूनम देने आई थी। पूनम सोम्या को पैसे देकर वहाँ से चली जाती। कुछ देर बाद सुजाता के घर रमा आती है और गुस्से में रमा से कहती है, सुजाता तू मेरी बेटी को क्यों पैसे देकर गई? मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि मेरी बेटी को पैसे मत दिया कर, उसकी वैसे ही तबीयत खराब रहती है। और तू पैसे देकर गई तो उसने तुरंत बाहर का खाना मंगवा लिया और अब उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन मैंने तो पूनम को दिए थे पैसे, और ये भी कहा था कि पैसे रमा को ही दे के आना। सुजाता तुरंत पूनम को वहाँ बुलाती है और पूनम के आने पर बोलती है, पूनम
मैंने तुझे पैसे रमा आंटी को देने को कहा था ना, तो तूने दिए क्यों नहीं रमा आंटी को पैसे? नहीं, मैंने तो उनकी बेटी सौम्या को दिए थे। रमा आंटी तो घर पर ही नहीं थी। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है। तेरी बेटी ने आज तक कोई काम बिना बिगाड़े किया है क्या, जो अब कर देगी? अरे सब कुछ पता होने के बाद भी पूनम हमेशा ही गलती करती रहती है। बाहर वालों से भी पूनम को बहुत डांट पड़ती है और पूनम अब कोशिश भी करती है कि उससे कोई भी गड़बड़ ना हो, लेकिन पूनम तो अब पूनम ही थी और वो बिना गलती के कहाँ रह पाती। वो हमेशा गलती करती थी। कुछ दिनों के बाद पूनम के घर कल्पना नाम की औरत अपने बेटे अर्जुन के साथ आती है। घर में सुजाता नहीं थी, इसीलिए पूनम उनसे कहती है, जी आप दोनों कौन और यहाँ क्यों आए हैं? वो हमें यहाँ तुम्हारी माँ ने बुलाया था, जरा अपनी माँ को बुला लो। माँ तो घर पर नहीं है, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि आप हो कौन। मैंने तो पहले आपको कभी माँ के साथ देखा ही नहीं। आप माँ को कैसे जानती हो? क्या लगती हो मेरी माँ की? बेटा, घर पर मेहमान आए हैं, तू तो गेट पर ही खड़े करके सवाल जवाब किए जा रही है। चाय पानी नहीं पूछते हो क्या तुम लोग मेहमानों को, या फिर ये रिवाज ही नहीं है तुम लोगों के घर का? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस पूछ रही थी। मैं तेरी माँ की दूर की बहन हूँ, मिलना जुलना तो वैसे भी कम ही होता है, इसीलिए तुझे मेरे बारे में खास नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आई हूँ ना, मैं तुझे बताती हूँ सब। पूनम उन लोगों को अंदर लेकर जाती है और चाय पानी देती है। कल्पना पूनम को भी जबरदस्ती चाय पिला देती है। काफी देर बाद जब सुजाता आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था, काफी कुछ गायब था। पूनम वहीं बेहोश होती है। सुजाता पूनम को उठाती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। जब पूनम को होश आता है तो सुजाता कहती है, पूनम क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई? और घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा है, आधा सामान गायब है। यहाँ कौन आया था? माँ, एक औरत आई थी लड़के के साथ, कह रही थी आपकी कोई दूर की बहन है। मैंने उन्हें अंदर आने को दिया और चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मुझे ही जबरदस्ती चाय पिला दी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, दिन दहाड़े चोरी हो गई हमारे घर में और तुझे पता भी नहीं चला। तेरी शादी करनी थी, इतना खर्चा था, वो सब कैसे होगा? हमारा तो काम ही बिगड़ गया ना पूरा। पूनम की बेवकूफी से सुजाता को इतना भारी नुकसान चुकाना पड़ता है।